नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। नेपाल के पीएम केपी ओली ने दिया इस्तीफा, दफ्तर में घुसे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुए। व्यापार में आने वाली रुकावटों से कैसे बचना है, ब्रिक्स बैठक में जयशंकर ने दिया मंत्र। भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पीयूष गोयल ने किया खुलासा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हुई, धर्मेंद्र प्रधान बोले, इन राज्यों ने किया कमाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वावलंबी गौशालाओं पर जोर, अर्थव्यवस्था में दे सकती है अहम योगदान। सजा पूरी होने पर भी जेल में रहा शख्स, सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को दिया मुआवजा देने का आदेश। अवैध मतांतरण कराने वालों पर चलेगा बुलडोजर, सरकार ला रही विधेयक। सोशल मीडिया बैन के बाद मचे बवाल पर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी, कहा नेपाल के लिए काला दिन। धीरे धीरे थम रहा है बारिश का सिलसिला, देश भर में अब बदल रहा है मौसम। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे जेन जेड प्रदर्शनकारियों के आगे सरकार झुक गई है। पहले नेपाल के गृह मंत्री, कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दिया और अब नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दिया है। आज शाम 6 बजे केपी शर्मा ओली की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। ओली की तरफ से जारी लेटर में लिखा था, मैं स्थिति का आंकलन करने और एक सार्थक निष्कर्ष निकालने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहा हूं। इसके लिए मैंने आज शाम 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। मैं सभी भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें, लेकिन बैठक से पहले ही ओली ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। इन दिनों पूरा पंजाब भयावह बाढ़ की चपेट में है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है, जबकि 1.75 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है और 23 जिलों के 1996 गांव बाढ़ के पानी में बुरी तरह से डूब चुके हैं। इस बीच जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जिनमें कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों ही राज्य शामिल हैं। इससे ठीक पहले पीएम मोदी का एक ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, बाढ़ और भूस्खलन के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए रवाना हो रहा हूं। भारत सरकार इस दुखद घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहा है कि वैश्विक आर्थिक लेन देन निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी के लिए लाभकारी होने चाहिए। उन्होंने स्थायी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। जयशंकर ने व्यापार और निवेश के लिए स्थिति, वातावरण की वकालत की और जलवायु परिवर्तन जैसी चिंताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अगले 2 से ढाई वर्षों में दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने के लिए तैयार है। 2014 में भारत दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, लेकिन 2025 में शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। गोयल ने यह भी अनुमान जताया कि 2047 तक भारत $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 2023-24 में भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है, जो 2011 में 74% थी। उन्होंने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की सराहना की, जिसके तहत 3 करोड़ से अधिक शिक्षार्थियों और 42 लाख स्वयं सेवकों ने पंजीकरण कराया है। प्रधान ने युवाओं से साक्षरता मिशन में योगदान करने का आग्रह किया। उन्होंने युवाओं और छात्रों से साक्षरता मिशन में योगदान देने का भी आग्रह किया और सुझाव दिया है कि ऐसे प्रयासों को अकादमिक क्रेडिट के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। प्रधान ने लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने पर बधाई दी। इस वर्ष के समारोह का विषय डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना था, जो डिजिटल प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। हिमाचल प्रदेश चौथा राज्य बन गया है जिसने पूर्ण कार्यात्मकता साक्षरता हासिल की है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आत्मनिर्भर गौशालाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। गौशालाएं गोबर, गोमूत्र से धन अर्जित कर संपन्न बन सकती है। उन्होंने दुग्ध उत्पादों सहित गोमूत्र, गोबर से निर्मित सामग्री के विक्रय की व्यवस्था विकसित करने का भी निर्देश दिया। गौशालाओं में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने पर भी जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वो सोहन सिंह नामक एक व्यक्ति को 25 लाख रुपए का मुआवजा दे, जिसने अपनी सजा पूरी करने के बावजूद लगभग 5 साल अधिक जेल में बिताए हैं।
कोर्ट ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन माना है। अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को ये पहचानने का भी निर्देश दिया है। राजस्थान सरकार विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिबंध विधेयक 2025 ला रही है, जिसमें अवैध मतांतरण पर बुलडोजर करवाने की कार्रवाई का प्रावधान है। जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 20 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। अवैध मतांतरण में लिप्त संस्थाओं के अवैध भवनों को ध्वस्त किया जा सकेगा, जिसके लिए 72 घंटे का नोटिस दिया जाएगा। अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल में युवा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की हिंसक कार्रवाई की आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खून से सना जूता दिखाते हुए एक भावुक तस्वीर शेयर की है। नेपाल में हजारों युवा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब और एक्स सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया था, जिससे लोग नाराज हैं। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। देश भर में अब मौसम बदल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड तक अलग अलग जगहों पर मौसम का हाल अलग अलग देखने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और आसपास के इलाकों में मंगलवार को बादल छाए रहेंगे। हालांकि इस दौरान कहीं कहीं धूप खिली रहेगी तो कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश भी हो सकती है। पंजाब में मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन बारिश से राहत मिलने की संभावना जताई है। वहीं हरियाणा का मौसम भी दिल्ली एनसीआर के असर में ही रहेगा। 9 और 10 सितंबर को बारिश नहीं होगी, लेकिन 11 और 12 सितंबर को बादल छाए रह सकते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के आसार हैं, जबकि मैदानों में बिजली कड़कने और गरजने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 10 सितंबर तक, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 12 से 14 सितंबर तक तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में 11 और 12 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियां पाने के लिए बने रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।